हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल स्टडी वर्ल्ड फॉर एग्ज़ाम्स में। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं सामान्य विज्ञान से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आगामी सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होने वाले हैं। सामान्य विज्ञान से संबंधित यह जो हमने महत्वपूर्ण सीरीज चला रखी है, इसका यह चौथा वीडियो होगा। 3 पार्ट जो है हमने अपलोड कर दिए हैं और इसकी एक प्लेलिस्ट भी बना दी है सामान्य विज्ञान जनरल साइंस के नाम से। अगर आप लोगों ने उन 3 वीडियोज़ को नहीं देखा है तो जा कर के उन 3 वीडियोज़ को देख लीजिए और वीडियोज़ अगर पसंद आए तो लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिए। आइए आज का वीडियो शुरू कर लेते हैं बिना किसी देरी के। तो आज का पहला क्वेश्चन है, कैलोमल क्या होता है? तो देखिए, कैलोमल एक रासायनिक पदार्थ है और कैलोमल का जो है रासायनिक नाम मर्क्यूरस क्लोराइड होता है और कैलोमल का जो रासायनिक सूत्र होता है Hg2Cl2। Hg2Cl2 कैलोमल का रासायनिक सूत्र है जिसको वैज्ञानिक रूप से मर्क्यूरस क्लोराइड कहते हैं। अगले सवाल की ओर आ जाते हैं, सिंदूर का रासायनिक नाम क्या है? तो देखिए, सिंदूर जो होता है उसका रासायनिक नाम मर्क्यूरिक सल्फाइड। मर्क्यूरिक सल्फाइड जो है सिंदूर का रासायनिक नाम होता है और सिंदूर का रासायनिक सूत्र HgS जो है सिंदूर का रासायनिक सूत्र है और रासायनिक नाम सिंदूर का जो है मर्क्यूरिक सल्फाइड है। अगले सवाल की ओर आ जाते हैं, झूठा सोना फूल्स गोल्ड कहलाता है। तो देखिए, झूठा सोना या फूल्स गोल्ड के नाम से प्रकृति में पाया जाने वाला आयरन सल्फाइड अथवा आयरन पायराइट जो पदार्थ होता है, जो रासायनिक पदार्थ होता है, उसी को जो हम झूठा सोना कहते हैं, फूल्स गोल्ड कहते हैं। तो फूल्स गोल्ड के नाम से, झूठा सोना के नाम से प्रसिद्ध जो धातु ऑक्साइड है, आयरन सल्फाइड तथा आयरन पायराइट्स जो है वही झूठा सोना है। अगले सवाल की ओर आ जाते हैं, पेनक्रियाटिक जूस में पाया जाने वाला एंजाइम है। तो देखिए, पेनक्रियाटिक जूस या अग्नेसाई रस जो है होता है, उसमें पाया जाने वाला जो एंजाइम होता है ट्रिप्सिन एंजाइम। तो पेनक्रियाटिक जूस में पाया जाने वाला एंजाइम कौन सा होता है? ट्रिप्सिन एंजाइम होता है। अगले सवाल की ओर आ जाते हैं, आंतों में प्रोटीन को अमीनो अम्ल में अपघटित करने में उत्प्रेरक होता है। तो देखिए, आंतों में जो प्रोटीन को अमीनो अम्लों में जो है अपघटित करने में जो उत्प्रेरक के रूप में काम करता है वह पेप्सिन एंजाइम है। पेप्सिन एंजाइम जो है प्रोटीनों को अमीनो अम्ल में अपघटित करने का काम उत्प्रेरक के रूप में करता है। तो पेप्सिन एंजाइम जो है उत्प्रेरक का काम करता है प्रोटीनों को अमीनो अम्ल में अपघटित करने के लिए आंतों में। अगले सवाल की ओर आ जाते हैं, एस्ट्रोडी क्या है? तो देखिए, ये सवाल थोड़ा सा आगे सरका के देख लेते हैं। यहाँ पर सवाल बन रहा है कि एस्ट्रोडी क्या है? तो देखिए, एस्ट्रोडी ब्रह्मांड के विकास का अध्ययन करने वाला जापानी एक्सरे उपग्रह है। तो देखिए, एस्ट्रोडी एक जापानी उपग्रह है, एक्सरे उपग्रह है जापानी, और यह ब्रह्मांड के विकास में अध्ययन करने में सहायता प्रदान की है इसने। तो आप लोग याद रखिएगा कि एस्ट्रोडी नाम जब भी पूछा जाए तो यह जापानी एक्सरे उपग्रह है और इसने जो है ब्रह्मांड के विकास के अध्ययन में जो है सहायता प्रदान की है। अगले सवाल की ओर आ जाते हैं, ध्रुव तारा पोल स्टार आकाश में एक ही स्थान पर दिखाई देता है जबकि अन्य तारे नहीं, इसका क्या कारण है? तो देखिए, जो ध्रुव तारा है आपने देखा होगा हमेशा एक ही स्थान पर दिखाई पड़ता है। इसका जो मुख्य कारण है कि ध्रुव तारा का पृथ्वी के घूर्णन के अक्ष की दिशा में स्थित होना। तो देखिए, जो ध्रुव तारा है वो पृथ्वी की जो घूर्णन अक्ष है उसी की दिशा में जो स्थित है, इसी के कारण जो है ध्रुव तारा हमेशा एक ही स्थान पर दिखाई पड़ता है, जबकि अन्य तारों के मामले में यह जो है संभावना नहीं है। तो ध्रुव तारा जो है पृथ्वी के घूर्णन के अक्ष की दिशा में ही स्थित है। अगले सवाल की ओर आ जाते हैं, मनुष्य हृदय में सामान्यतः प्रति मिनट कितनी बार स्पंदन होता है? यहाँ पर सामान्य सा आशय है इस सवाल का कि मनुष्य का हृदय 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है। तो सामान्य मनुष्य जो स्वस्थ मनुष्य होता है उसका हृदय जो है 1 मिनट में 72 बार स्पंदित होता है, 72 बार धड़कता है। अगले सवाल की ओर आ जाते हैं, स्फिग्नोमैनोमीटर नामक यंत्र से क्या नापते हैं? तो देखिए, स्फिग्नोमैनोमीटर जो है एक यंत्र है और इससे जो है ब्लड प्रेशर, रक्तदाब की माप करते हैं। तो ब्लड प्रेशर को मापने वाला यंत्र, रक्तदाब को मापने वाला यंत्र स्फिग्नोमैनोमीटर है। अगले सवाल की ओर आ जाते हैं, सन 1902 ईस्वी में कार्ल लैंडस्टीनर ने किसकी खोज की थी? तो देखिए, 1902 ईस्वी में वैज्ञानिक कार्ल लैंडस्टीनर थे, उन्होंने रक्त समूह की खोज की थी, ब्लड ग्रुप्स की। और ब्लड ग्रुप कुल मिला के 4 प्रकार के होते हैं,
ए ब्लड ग्रुप, ए बी ब्लड ग्रुप, ओ ब्लड ग्रुप और बी ब्लड ग्रुप। तो देखिए मैं थोड़ा सा भूल गया था तो फिर से बता देता हूँ। ए ब्लड ग्रुप होता है, एक बी ब्लड ग्रुप होता है, तीसरा ब्लड ग्रुप होता है ए बी संयुक्त रूप से, और चौथा ब्लड ग्रुप होता है ओ। तो इन्हीं 4 ब्लड ग्रुप्स की खोज जो है कार्ल लैंडस्टीनर ने 1902 ईस्वी में की थी। तो रक्त समूह की खोज करने का श्रेय कार्ल लैंडस्टीनर को जाता है। अगले सवाल की ओर आ जाते हैं। समुद्र का जल नीला क्यों दिखाई पड़ता है? तो देखिए हम लोग जब भी देखते हैं समुद्र का जल तो नीला दिखाई पड़ता है। इसका जो प्रमुख कारण है जल के कणों द्वारा प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। तो देखिए जल के कणों में जो है प्रकाश का प्रकीर्णन की अभिक्रिया होती है और इसी के कारण जल जो है हमें नीला दिखाई पड़ता है। तो समुद्र का जल हमें नीला इसलिए दिखाई पड़ता है क्योंकि प्रकाश का प्रकीर्णन की प्रक्रिया जल में उत्पन्न होती है। अगले सवाल की ओर आ जाते हैं। प्रोटीन किस गैस का प्रमुख यौगिक है? तो प्रोटीन जो है नाइट्रोजन गैस का एक प्रमुख यौगिक है। तो प्रत्येक प्रोटीन में कम से कम नाइट्रोजन पाया जाना एक तत्व के रूप में आवश्यक ही है। तो प्रोटीन किस गैस का प्रमुख यौगिक है? नाइट्रोजन गैस का प्रमुख यौगिक है। अगले सवाल की ओर आ जाते हैं। इथोलॉजी किसका अध्ययन किया जाता है? तो देखिए इथोलॉजी एक शाखा है विज्ञान की जिसके तहत जानवरों के व्यवहार का अध्ययन तथा उसके सामान्य वातावरण में। तो देखिए उसके सामान्य वातावरण में जानवरों के व्यवहार के अध्ययन को जो है सामान्य वातावरण में जानवरों के व्यवहार का अध्ययन जो है इथोलॉजी कहलाता है। तो इथोलॉजी विज्ञान की ऐसी शाखा है जो जानवरों के व्यवहार का अध्ययन उनके सामान्य वातावरण में किया जाता है या देखा जाता है। तो इथोलॉजी जानवरों के व्यवहार के सामान्य अध्ययन की बात करता है। अगले सवाल की ओर जाते हैं। नोबेल पुरस्कार से सम्मानित होने वाली विश्व की प्रथम महिला विज्ञान के क्षेत्र की थी वह कौन थी? तो देखिए जो नोबेल पुरस्कार में सम्मानित हुई विश्व की प्रथम महिला थी वह भी विज्ञान के क्षेत्र में थी। वह कौन थी? तो देखिए मैडम क्यूरी 1930 ईस्वी में भौतिक विज्ञान के क्षेत्र में सम्मानित होने वाली पहली नोबेल पुरस्कार प्राप्त महिला हैं। तो नोबेल पुरस्कार से सम्मानित होने वाली विश्व की प्रथम महिला थी और उन्होंने विज्ञान के क्षेत्र में भौतिक विज्ञान में नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया था वर्ष 1930 ईस्वी में। तो मैडम क्यूरी ही प्रथम महिला थी जिन्होंने भौतिक विज्ञान के क्षेत्र में 1930 ईस्वी में नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया था। अगले सवाल की ओर जाते हैं। पानी में सुई तो डूब जाती है जबकि भारी समुद्री जहाज तैरते रहते हैं, क्या कारण है? तो देखिए यह तो थोड़ा आश्चर्यचकित सवाल कर देने वाला है, लेकिन आर्किमिडीज के सिद्धांत के आधार पर यह सब काम होता है। तो सुई जो है पानी में तो डूब जाती है लेकिन भारी समुद्री जहाज इसलिए तैरते रहते हैं क्योंकि जहाज के डूबे हुए भाग को जो जहाज का भाग डूबा हुआ रहता है उससे हटाए गए पानी का भार सारे जहाज के बराबर होती है, इसलिए वह प्लवन करता है। सुई के द्वारा हटाए गए पानी का भार सुई के भार से कम होता है, इसलिए सुई पानी में डूब जाती है। देखिए फिर से देख लेते हैं कि सुई क्यों डूब जाती है और जहाज क्यों तैरता रहता है। जो जहाज द्वारा जल का भाग हटाया जाता है, जो जहाज के तली द्वारा जो जल का भार हटाया जाता है वह जहाज के भार के बराबर होता है। तो इसीलिए जो जहाज है प्लवन करता रहता है, तैरता रहता है, जबकि सुई द्वारा जो पानी का भार हटाया जाता है वह सुई के भार से कम होता है, इसीलिए सुई जो है पानी में डूब जाती है। अगले सवाल की ओर आ जाते हैं। भारत का स्वदेश निर्मित दूसरी पीढ़ी का पहला उपग्रह कौन सा था? तो देखिए भारत का स्वदेश निर्मित है, खुद से बनाया हुआ, सेल्फ डिपेंडेंट बनाया हुआ उपग्रह है और वो भी दूसरी पीढ़ी का पहला उपग्रह इनसेट 2A जो भारत का स्वदेश निर्मित उपग्रह है और दूसरी पीढ़ी का पहला उपग्रह है। तो दूसरी पीढ़ी का स्वदेश निर्मित पहला उपग्रह जो है इनसेट 2A है। अगले सवाल की ओर जाते हैं। सूर्य के प्रकाश की सहायता से शरीर में किस विटामिन का निर्माण होता है? तो देखिए सूर्य के प्रकाश की सहायता से विटामिन डी का निर्माण जो है हमारे शरीर में होता है। तो सूर्य का प्रकाश किसका प्रचुर स्रोत है? तो मानव शरीर में जो है सूर्य का प्रकाश विटामिन डी का प्रचुरतम स्रोत है। अगले सवाल की ओर जाते हैं। हेली पुच्छल तारा हेली कॉमेट प्रति कितने वर्ष बाद दिखाई देता है? तो देखिए हेली पुच्छल तारा एक पुच्छल तारा है, वह प्रत्येक 76 वर्ष बाद दिखाई पड़ता है। आगामी 2062 में जो है यह हेली पुच्छल तारा दिखाई देने की पूरी संभावना है। तो हेली पुच्छल तारा जो है प्रत्येक 76 वर्ष बाद दिखाई पड़ता है। अगले सवाल की ओर जाते हैं। किन तरंगों की सहायता से चमगादड़ें
रात में सुरक्षित उड़ती हैं? तो देखिए चमगादड़ रात में देखा होगा आपने सुरक्षित रूप से उड़ती रहती हैं, क्योंकि उनके पास पराश्रव्य अल्ट्रासोनिक तरंगों की सहायता होती है। तो देखिए मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि जो चमगादड़ होते हैं वो जब आवाज़ करते हैं तो पराश्रव्य तरंगें उत्पन्न करते हैं, उन्हीं की सहायता से वह रात में सुरक्षित रूप से उड़ते रहते हैं। तो पराश्रव्य तरंगों की सहायता से जो चमगादड़ हैं सुरक्षित रूप से रात में उड़ते रहते हैं। अगले सवाल की ओर आ जाते हैं। HIV विषाणु से कौन सा रोग होता है? तो देखिए HIV विषाणु HIV ह्यूमन इम्यूनो वायरस से जो है एड्स नामक रोग होता है। एड्स जो है वायरस से फैलने वाला एक बहुत ही खतरनाक बीमारी है। तो HIV विषाणु से फैलने वाला रोग कौन सा है? एड्स है। तो एड्स रोग आप याद रखिएगा। और प्रत्येक वर्ष वैश्विक रूप से 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस भी मनाया जाता है। यह सवाल एक्स्ट्रा तौर पर आप याद रख सकते हैं। रक्त का थक्का जमने में कौन सा विटामिन सहायक है? तो देखिए रक्त का थक्का जो जमाने में विटामिन K होता है हमारी सहायता करता है। तो विटामिन K की सहायता से ही रक्त का थक्का जम पाता है। अगले सवाल की ओर जाते हैं। एम्पियर सेकेंड मात्रक है। तो एम्पियर सेकेंड जो है आवेश की मात्रा का जो है रासायनिक भौतिक मात्रक है। तो एम्पियर सेकेंड आवेश की मात्रा का मात्रक है। अगले सवाल की ओर जाते हैं। लाफिंग गैस के नाम से कौन सी गैस प्रसिद्ध है? तो लाफिंग गैस के नाम से नाइट्रस ऑक्साइड एक गैस है जिसे लाफिंग गैस कहा जाता है। तो लाफिंग गैस के नाम से प्रसिद्ध गैस है नाइट्रस ऑक्साइड। अगले सवाल की ओर आ जाते हैं। बाह्य चुंबकीय प्रभावों से वैज्ञानिक यंत्रों की रक्षा की जाती है। तो देखिए बाह्य चुंबकीय प्रभावों से वैज्ञानिक यंत्रों की रक्षा की जाती है लौह कवर में रखकर। तो देखिए बाह्य चुंबकीय प्रभावों से जो है वैज्ञानिक यंत्र की रक्षा किस प्रकार की जाती है? उन्हें लौह कवर में रख दिया जाता है तो उनकी सुरक्षा हो जाती है। अगले सवाल की ओर आ जाते हैं। परमाणु बिजली घरों में किस प्रकार की न्यूक्लियर अपक्रिया होती है? तो देखिए परमाणु बिजली घरों में जो है न्यूक्लियर संलयन यानी कि नाभिकीय संलयन की अपक्रिया काम करती है। न्यूक्लियर फ्यूजन या न्यूक्लियर संलयन जो है अपक्रिया परमाणु बिजली घरों में काम करती है। तो परमाणु बिजली घरों में न्यूक्लियर संलयन अपक्रिया होती है। अगले सवाल की ओर आ जाते हैं। देखिए आज का वीडियो यहीं समाप्त होता है। आप लोगों को अगर ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। सब्सक्राइब करने के साथ ही बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिए ताकि मेरे नेक्स्ट वीडियो का अपडेट आप लोगों तक जरूर पहुँच सके। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।